स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। TCS कन्वर्जन केस एक ऐसा कॉर्पोरेट स्कैंडल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। आखिर कैसे एक सीक्रेट टिप ऑफ मिला, कैसे TCS के नासिक BPO में एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया जाता है और उस अंडरकवर ऑपरेशन के बाद में जो खुलासा हुआ, जो सामने चीज़ें आई, उसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। आखिर कैसे 8 दिन के अंदर 9 FIR दर्ज की जाती हैं, ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ बताएंगे कि उन FIR के अंदर क्या क्या खुलासे किए गए, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, कैसे 4 सालों से लगातार एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ये नेक्सस काम कर रहा था, ये भी आपको पता चलेगा। इस एपिसोड को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको जो भी UPSC के आपके सारे कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, उनके लिंक्स हैं, क्लिक कीजिए। आप भली बात ही जानते हैं कौन सा कोर्स आपको लेना है आपकी इस तैयारी के लिए। किसी भी कोर्स पर अगर आप VJ लाइव कोड लगाते हैं आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 2023 से। साल 2023 महाराष्ट्र के नासिक में TCS का एक BPO था। TCS एक बहुत नामी कंपनी, IT सर्विसेज में एक ग्लोबल ब्रांड है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यहाँ पे TCS के इस BPO के अंदर करीबन 147 के आसपास जो लोग थे उस समय पर वो काम किया करते थे। लेकिन साल 2023 ये वही साल था जब इस BPO में कई सारे नए यंग रिक्रूट्स जो थे उनको ज्वाइन कराया जाता है। कई लोगों ने ज्वाइन किया, इसमें ज़्यादातर 18 साल से 25 साल की लड़कियां थीं, कुछ और यंग लड़के भी थे। सैलरी इन लोगों की हुआ करती थी 18,000 19,000 से लेकर 25,000 के बीच में। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे कम उम्र के लोग थे जो कि अपनी कईयों की पहली जॉब थी, तो पहली कॉर्पोरेट जॉब के लिए अपने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। यहाँ पे TCS के इस BPO को नासिक में ये ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ इनके कोई सीनियर्स भी थे। कुछ सीनियर्स ऐसे थे जिसमें नाम सामने आता है सफ़ी शेख का, आसिफ अंसारी, तौसिफ अख्तर, शाहरुख कुरैशी, रज़ा मेमन और दानिश शेख। तो ये सारे नाम, करीबन ये 6-7 ऐसे सीनियर थे अलग अलग, जिनका नाम अभी सामने आता है। इन्हीं सब की टीम में ये जो नए रिक्रूट्स थे, इन लोगों को ज्वाइन करा दिया जाता है। ये सारे के सारे जो लोग जिनके अभी आपको नाम बताए, ये सब बतौर टीम लीडर यहाँ पे नासिक के इस BPO के अंदर TCS के काम कर रहे थे। ठीक है, अब ये सब टीम लीडर थे। इन सब के बीच में एक HR मैनेजर का भी नाम सामने आया। इस TCS के BPO की HR मैनेजर थी निदा खान। निदा खान दरअसल पुणे से ताल्लुक़ रखती थी, बाद में जॉब के सिलसिले में यहाँ नासिक में शिफ्ट हो गई थी, यहाँ पर काम कर रही थी। रिपोर्ट्स कई सारी ऐसी आ रही हैं सामने जिसमें बताया यह जा रहा है कि निदा खान को ये जो सारे के सारे टीम लीडर थे, ये 6-7 लड़के, ये सब के सब लेडी D कहते थे। तो ये बातें भी यहाँ पे कई रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं, कितनी सच हैं ये बाद में आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो खैर, ये सारे टीम लीडर उसे लेडी D कहा करते थे। अब यहाँ से जो आपको बताया जा रहा है, ये सब कुछ FIR जो दर्ज हुई हैं और लगातार FIR जो आई हैं उनके तहत यहाँ पे आपको सामने ये चीज़ें बताई जा रही हैं। हुआ क्या दरअसल यहाँ पे कि इन सारे जो नए रिक्रूट्स आए थे, जिसमें कई सारी लड़कियाँ थीं 18 से 25 साल की, कई यंग लड़के थे। इन सभी रिक्रूट्स में एक 23 साल की लड़की थी, एक 23 साल की महिला। एसोसिएट के तौर पर उसने TCS नासिक का ये BPO जो था इसको ज्वाइन किया। लेकिन इस महिला के यहाँ जॉब ज्वाइन करने से पहले की भी एक बैक स्टोरी सामने आती है। ये बताया जाता है FIR में कि ये जो महिला थी, पहली बार उसकी मुलाकात हुई दानिश शेख से करीबन साल 2022, यानी कि 1 साल पहले जनवरी के महीने में। और ये मुलाकात हुई थी नासिक के देवलाली कैंप के अंदर, जो लवित मार्केट है वहाँ। इस मार्केट में मुलाकात हुई, दोनों अचानक सामने जब आए तो इसके बाद बातचीत शुरू हुई। पता ये चलता है सामने कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। इनका कुछ एक एजुकेशनल बैकग्राउंड जो था वो किसी सिमिलर सेम इंस्टीट्यूट से था, तो इस वजह से ये लोग यहाँ पे एक दूसरे को जाना करते थे। सेम जगह से आगे निकले थे, ग्रेजुएट हुए थे, ये सब चीज़ें भी सामने आती हैं। तो इस वजह से इन दोनों की जो बातचीत थी वहाँ पर शुरू होती है उस महिला के साथ, दानिश शेख की। दानिश इस महिला को बताता है कि वो इस समय TCS में काम कर रहा है और अगर इस महिला को भी अपने जो एजुकेशन है उसकी अभी जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उसे जब ज़रूरत हो जॉब की तो वो यहाँ पे उसे एक सिक्योर जॉब जो है वो TCS में दिलवा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। खैर, ये बातें यहीं तक रहीं, लेकिन करीबन 6 महीने यहाँ से निकलते हैं। जुलाई आता है, जुलाई 2022। जुलाई के महीने में दानिश इस महिला को कॉल करता है और कॉल करके उसे एक जगह देवलाली कैंप के अंदर ही एक लोकेशन पर बुलाता है। वहाँ बुलाने के बाद उसे जॉब की बात तो करता ही है कि आगे तुम्हारा जॉब जो ज्वाइन करवाना है तो TCS में, यहाँ नासिक के BPO में ज्वाइन करा दिया जाएगा। लेकिन ये सामने आरोप लगाए जाते हैं FIR के अंदर कि इस समय दानिश ने उस महिला से डिमांड किए फिजिकल रिलेशंस।
उसे उकसाया गया, उसे दबाव डाला गया, उसे फोर्सबली किस किया गया यहाँ पे, ये भी उस एफआईआर में बताया गया है। जब उस महिला ने मना किया, रेजिस्ट किया, तो इसके बाद दानिश ने ये कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है, उस महिला से, और ये बताते हुए कि वो उससे शादी करना चाहता है, इस वजह से ये सारी वो चीज़ें जो हैं आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे ये जो महिला थी उसने उस समय उसको मना किया और उसके बाद कहा कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। यहाँ से चीज़ें आगे निकलती हैं। इस महिला का बीसीए की डिग्री वो जहाँ तक है कर रही थी, जिस तरह से एफआईआर में मेंशन है, ये बीसीए की डिग्री जैसी कंप्लीट होती है, दानिश के कहने पर वो यहाँ एक इस टीसीएस के बीपीओ में काम करना शुरू करती है। इंटरव्यू देती है तो सिलेक्शन उसका हो जाता है, और सिलेक्शन हुआ तो एसोसिएट के पद पर उसको यहाँ पे रख लिया जाता है। ये सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ तक की कहानी जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा कि अब ये जो महिला थी ये उन्हीं लोगों में से, उन नए रिक्रूट्स में से थी जिन्हें 2023 में यहाँ शुरुआती महीनों में नौकरी मिली थी टीसीएस के इस बीपीओ के अंदर। ये सब यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अब इसके बाद जो चीज़ें शुरू हुई होना वो बहुत चौंकाने वाली थी। एफआईआर में बताया जाता है कि दानिश शेख, क्योंकि यहाँ पे अब उसी बीपीओ में था, ये जो महिला थी उसके साथ में ही था, तो इन लोगों का सेम कंपनी में थे, सेम बीपीओ यूनिट में थे टीसीएस की, इस वजह से मिलना जुलना शुरू हो गया, बातचीत शुरू हो गई। इस दौरान में दानिश के साथ में उसके कुछ दोस्त भी हुआ करते थे, जिसमें नाम सामने आया पहला तौसीफ अख्तर का, वो भी एक टीम लीडर था। तौसीफ अख्तर और एचआर निदा खान। तो दानिश, तौसीफ और निदा खान जो थे वो इस महिला के साथ में कभी कैंटीन में जाना, कभी वॉक पर निकल जाना, ऑफिस के बाहर जाके बातचीत करना, तो ये सारी मीटिंग्स जो थी इन लोगों की, एक जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में होता है, आप में से कई सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं भली बात इन सब चीज़ों को जानते होंगे। तो ये जो बातचीत थी शुरू हो गई, गेट टुगेदर शुरू हो गए। लेकिन समय के साथ जब समय आगे बढ़ा तो इसके बाद सामने आता है कि दानिश और तौसीफ ने इस महिला को, जो कि हिंदू महिला थी, उस महिला को हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच में डिफरेंसेस बताने शुरू कर दिए, उसके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया, उसे बताना, उसे कन्विंस करना एक तरह से शुरू कर दिया कि कैसे उनका धर्म बेटर है हिंदू धर्म से। इस बीच में एक और बात निकल के सामने आती है कि इन सब में जो तौसीफ था, तौसीफ अख्तर, उसकी उम्र इन सब में सबसे ज़्यादा थी, करीबन 36 साल की उसकी उम्र बताई जाती है। और एक और बड़ी चीज़ जो आरोप लगाया गया है रिपोर्ट्स में भी, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में और एफआईआर के अंदर भी, तो ये कहा जाता है कि तौसीफ जो था कुछ ही समय बाद उसने एक रिलीजियस यात्रा की थी, एक रिलीजियस यात्रा पे, धार्मिक यात्रा पे वो गया था, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद में देखा यह गया कि तौसीफ जो था बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिलीजियस तरीके से काम करने लगा था, साथ ही साथ वो इन्फ्लुएंस करने लगा था बाकी लोगों को। बताया जाता है कि पहले उसने दानिश को उस तरीके से इन्फ्लुएंस किया, उसके बाद में बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस इन दोनों ने करना शुरू किया कि अपना धर्म जो है, जो इस्लाम है, उसको ज़्यादा उस हिंदुइज़्म से ज़्यादा बड़ा बता के, बाकी धर्मों से ज़्यादा बड़ा बता के, इस तरह से ये अपने आसपास के लोगों को, इसमें लिखा है रिपोर्ट्स में कि इन्फ्लुएंस दोज वर्किंग अराउंड देम, तो आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। खैर समय यहाँ से आगे बढ़ता जाता है, समय बीता, ये जो महिला यहाँ पे काम कर रही थी वो बताती है कि कई सारी ऐसी मीटिंग्स होती थी, कई सारे ऐसे हमारे जो हम बाहर जाते थे बॉक्स पे, हमेशा ये लोग यही सारी बातें करते थे हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू गॉड्स जो हैं, जो देवता हैं, देवी देवता हैं, उनके बारे में इस तरह की कई सारी बातें की जाती थी जो यहाँ पे वीडियो में हम बता भी नहीं सकते। कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि वहाँ पे लिखित में बताई गई हैं। तो खैर 1 साल यहाँ से निकला। अब 1 साल के बाद में जो ये चीज़ें होना शुरू हुई वो भयावह है, वो खतरनाक है। अगस्त 2024 की बात बताई जाती है, करीबन 1 से 1.5 साल यहाँ से निकला था। दानिश जो था वो इस महिला को अचानक एक दिन बुलाता है एक जगह पर, उसे बिना इन्फॉर्म किए उसे बुलाया जाता है महिला को, और वहाँ पे जाके दानिश जो था अपनी बाइक पर बैठाकर उस महिला को त्र्यंबक रोड पर ले जाता है। वहाँ जाने के बाद में उसे फोर्स किया जाता है फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए महिला को। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ समय के बाद महिला ये बताती है कि तौसीफ अख्तर जो था, जो इन सब में सबसे बड़ा था, 36 साल का तौसीफ अख्तर को इन लोगों के रिलेशन के बारे में पता चलता है, दानिश के और उस महिला के, और उसके बाद तौसीफ उस महिला को धमकाना शुरू करता है कि अगर उसके साथ भी उस महिला ने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए, फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया, तो तौसीफ जो है महिला के घर पे ये सारी बातें बता देगा। ये चीज़ें यहाँ से चली दोस्तों। क्या चीज़ें हुई, किस तरह से हुई, क्या जुल्म, क्या भयावह स्थिति रही होगी, ये सब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इसके बाद समय आगे निकलता है। दानिश और तौसीफ इस बीच में लगातार गलत चीज़ें जो थी, गलत बातें जो थे वो हिंदू धर्म के बारे में किया करते थे। ये आरोप लगाया जाता है, ये बताया जाता है कि कैसे ये बताते थे वो लोग कि आखिर कैसे इस महिला की जो ज़िंदगी है वो चेंज हो जाएगी अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। तो ये भी बातें यहाँ पे आरोप सामने लगते हैं। तो खैर समय आगे बढ़ा और अब आप सोचिए कि 2024 के आसपास की ये बात बताई जाती है अगस्त में जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 2026 आ जाता है।
ये सारी चीज़ें चलती गई। इस बीच में ये भी सामने आया कि ये जो महिला थी उसका एक तरह से जो उसके प्रैक्टिसेस थी, रिचुअल प्रैक्टिसेस थी, या कह लीजिए उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, उसमें उसके घर वालों ने भी ये देखा, बाकी आसपास के लोगों ने भी देखा कि वो रोज़े रखने लगी है, वो इस्लाम की कई सारी ऐसी प्रैक्टिस हैं जिनको करने लगी है। तो ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में भी वो महिला लाना शुरू हो गई थी, करना शुरू कर दिया था उसने। लेकिन इसके बाद आता है साल 2026। इस महिला के पास मैसेज आता है एक महरीन नाम की लड़की का। महरीन जो थी दरअसल यहाँ पे उस मैसेज में कहती है कि वो इस महिला से बात करना चाहती है। जब बाद में कांटेक्ट किया गया महरीन से, तो उसने बताया कि वो दानिश की वाइफ है, दानिश की पत्नी है, और दानिश के 2 बच्चे भी हैं। जब ये सारी चीज़ें इस महिला को, जो कि एसोसिएट के तौर पर टीसीएस के बीपीओ में काम कर रही थी, लगातार दानिश और तौसीफ जो थे उसके ऊपर दबाव डालते हुए आ रहे थे, जब इसे ये हकीकत पता चली तो उसने दानिश से उसको एक तरह से उसको काउंटर किया। उससे पूछा कि तुमने ये झूठ क्यों बोले, ये सारी चीज़ें अब तक ऐसी क्यों की, इस तरह से ये क्यों छुपाया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्यों बताया कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है, ये सब चीज़ें क्यों की। तो दानिश का यहाँ पे कहना था, दानिश ने कई सारे वेग आंसर्स उसको दिए। उसके बाद में ये कहा कि वो कभी इंटरेस्टेड ही नहीं था इस लड़की से, इस महिला से शादी करने के लिए। जैसे ही ये बातें सामने आई तो ये महिला भी समझ चुकी थी कि उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अलग दिशा में जा रहा है पूरा केस। अब एक तरफ ये सब चीज़ें हो चुकी थी फरवरी 2026 तक, लेकिन यहीं पे यही महीना था जब एक और पैरेलल स्टोरी भी चल रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हुआ, इसी महीने में एक पॉलिटिकल वर्कर नासिक के, वो पुलिस को अप्रोच करते हैं, नासिक सिटी पुलिस को अप्रोच करते हैं और उनसे कहते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि एक हिंदू महिला है, करीबन अपने अर्ली 20s में है, और वो बीपीओ यूनिट में काम कर रही है टीसीएस के नासिक के अंदर, और पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वो उसने रमज़ान के दौरान में रोज़े रखे हैं, उसने फास्टिंग की है, फास्ट उसने यहाँ पे रखे हुए। ये सब चीज़ें जब बताई गई उस लोकल पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के द्वारा पुलिस को, तो यहाँ पे उसने साथ में ये भी कहा था कि ये जो महिला है कहीं ना कहीं उसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ये सब चीज़ें फॉलो करने के लिए, इस्लाम टीचिंग्स को फॉलो करने के लिए उसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उसके वर्क प्लेस पर, यानी टीसीएस की उस बीपीओ यूनिट के अंदर नासिक में कुछ ना कुछ गड़बड़ और गलत जो है वो यहाँ पे करवाया जा रहा है एम्पल्स से। ये सब चीज़ें बताई गई। पुलिस को जब ये सब पता चला तो पुलिस ने उस महिला के घर वालों से कंसल्ट करने के लिए ट्राई किया। घर पे पहुँचते हैं और जब फैमिली से बात की गई उस महिला की, तो उनका कहना था कि हमने अपनी लड़की को ऑफिस जाना उसका जो था वो बंद कर दिया है। क्यों बंद किया गया? क्योंकि जब हमने देखा कि ये पिछले कुछ समय से जो फास्ट है, रोज़े हैं, वो रख रही है, और दूसरी चीज़ उसकी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी इस्लामिक मैनर में चेंज होती हुई हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसके बाद ही हमने उसका जो है ऑफिस जाना जो है वो बंद कर दिया। ये सब चीज़ें जब चली और हुई पुलिस के सामने, जब ये केस आया, इसके बाद यहीं से पुलिस ने डिसाइड किया, नासिक पुलिस ने, कि एक अंडरकवर ऑपरेशन किया जाएगा इस 147 एम्प्लॉयज़ वाले बीपीओ के अंदर, नासिक के अंदर। और तभी यहाँ पे पुलिस ने एक अंडरकवर ऑपरेशन प्लान कर लिया। इस अंडरकवर ऑपरेशन में दरअसल पुलिस ने क्या किया था कि कुछ कांस्टेबल्स को लिया और उन कांस्टेबल्स को हाउस कीपिंग स्टाफ के तौर पर इस नासिक के बीपीओ के अंदर जॉब दिलवाई। और ऐसा इसलिए किया गया था नासिक पुलिस के द्वारा जिससे कि इस अंडरकवर ऑपरेशन में पता चल सके कि जब ये कांस्टेबल जो हैं वो अपने अंडरकवर में जाएंगे, वहाँ पे हाउस कीपिंग स्टाफ में काम करेंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता अपने आप लगा सकते हैं कि आखिर इस ऑफिस के अंदर जो वर्किंग कल्चर है वो कैसा है, क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या ये चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो हकीकत में है या नहीं। और इसके बाद हुआ ऐसा ही। करीबन 1 महीने तक ये जो टीम थी पुलिस की, जो कांस्टेबल्स थे, उसमें कई सारी महिलाएं थी, महिला कांस्टेबल थी, कुछ पुरुष थे। ये सब यहाँ पे जाते हैं, हाउस कीपिंग स्टाफ के तौर पर काम करना शुरू करते हैं। वो डेली जो कन्वर्सेशंस थी लोगों की उनको सुना करते थे, देखा करते थे, डेली इंटरेक्शन किया करते थे लोगों से, अलग अलग लोगों से, जो महिलाएं वहाँ पे काम करती हैं, लड़कियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं, उन सबसे देखा करते थे, उनकी बातचीत सुना करते थे। उसके बाद हर दिन जाके अपने सीनियर्स को, जो अफसर थे उनके पुलिस में, उन सबको ये सारी बातें बता दिया करते थे। करीबन बताया जाता है कि 3 हफ्ते बीते और उन 3 हफ्ते के बाद में जितने भी लोग यहाँ पे जो कांस्टेबल गए थे उनकी तरफ से पुलिस को इतने सबूत मिल चुके थे, इतनी जानकारियाँ मिल चुकी थी जो कि एक्शन लेने के लिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए काफ़ी थी। और इसी के बाद उन्हीं फाइंडिंग्स के बेस पर 26 मार्च 2026 को पहली एफआईआर रजिस्टर की जाती है देवलाली पुलिस स्टेशन के अंदर। और ये एफआईआर रजिस्टर की गई थी जिसमें अक्यूज़ बताया गया था, सामने नाम आए 3 लोगों के, दानिश, तौसीफ और निदा खान। पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार किया दानिश शेख को और उसके दोस्त तौसीफ अख्तर को। यहाँ पे जो एसआईटी बनी, बाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, उन्होंने ये जो चार्जेस लगाए थे इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर चार्जेस थे रेप के, एलिजिडली सीकिंग सेक्सुअल फेवर्स फ्रॉम द वुमेन, उस महिला से,
इस तरह की उसको दबाव डालना, उसके ऊपर सेक्सुअल फेवर्स उससे लेना। और दूसरी चीज़, दानिश के ऊपर ये भी आरोप था, क्यों लगाया गया था ये जो केस था पूरा रेप का, क्योंकि उसने यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश किया उस महिला के साथ फर्जी बात बता के कि वो शादीशुदा नहीं है, जबकि वो उसने प्रॉमिस किया था उस महिला की शादी करने का। स्टिल ये सब चीज़ें जो उसके द्वारा की गई, तो यहाँ पे उसके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए। दूसरी चीज़, एक और सेक्शन इनके ऊपर लगाया गया, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, क्योंकि ये दोनों ही लगातार यहाँ पे अपना रिलीजन अपनाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे थे उस महिला को। ये सारी चीज़ें यहाँ पुलिस के द्वारा बताई गई। पुलिस ने इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब की, इन दोनों के फ़ोन्स लिए गए, लैपटॉप लिए गए, बाकी चीज़ें जो सीसीटीवी कैमरास थे ऑफिस के वो चेक करना शुरू किए। जो फ़ोन था तौसीफ़ का, उस फ़ोन के अंदर पुलिस को एक फ़ोटोग्राफ मिला। उस फ़ोटो में एक हिंदू कलीग को देखा जा सकता है, एक महिला, एक हिंदू कलीग जो कि मुस्लिम अटायर में है, मुस्लिम कपड़े पहनी हुई है। तो ये चीज़ें जब सामने आती हैं, इसके अलावा निदा खान को, जो एचआर थी इस पूरे के पूरे बीपीओ की नासिक के टीसीएस के, निदा खान के बारे में यहाँ पे बताया गया कि ये वो थी जो कि इसने सारी जो कंप्लेंट्स थी, जितने भी 3-4 साल के अंदर लड़कियों ने जो वहाँ काम कर रही थी, उन्होंने जो भी इसको एचआर को कंप्लेंट की, तो जब भी किसी एचआर से कंप्लेंट की जाती है, मेनली कंपनी में अगर कुछ गलत होता है, पॉश एक्ट है, तमाम सारी चीज़ें हैं, जो भी अगर किसी महिला को परेशानी हो रही है तो वो किसके पास जाएगी? अपने सीनियर्स के पास जाएगी या फिर सबसे पहले उस कंपनी के एचआर के पास जाएगी। लेकिन अगर एचआर ही उसकी मदद ना करे तो महिला क्या करेगी? उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी एचआर के द्वारा, तो वो क्या करेगी? तो यहाँ पे यही सब चीज़ें हो रही थी। तो यही सारे केसेस जो चार्जेस थे वो निदा खान के ऊपर लगे। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि निदा खान वही थी जो कि उसे एक्यूज़ किया गया कि वो एक्सप्लेन करती थी महिलाओं को कि कैसे नमाज़ पढ़नी है। हिंदू महिलाओं को वो ये सब एक्सप्लेन किया करती थी। क्या निदा खान के बारे में कहा गया शुरुआत में कि वो एब्सकॉन्डिंग थी, भागी हुई थी, फ़रार थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट ये बता रही हैं कि इसको अभी 10 अप्रैल को गिरफ्तार उसे भी कर लिया गया था। अब जैसे ही ये पहला केस दोस्तों रजिस्टर हुआ, 28 मार्च के आसपास की ये बात है, जहाँ तक डेट मुझे सही याद है, तो 26 मार्च के आसपास की, माफ़ कीजिएगा, ये बात है। इसके बाद करीबन 8 दिन बीते और इन 8 दिनों में आप सोचिए क्या हुआ। 8 दिनों के अंदर ना सिर्फ वो महिला जिसने एफआईआर इसके कहने पर हुई, उसके बाद में ये केस उजागर हुआ, इसके बाद करीबन उन 8 दिनों में 9 एफआईआर रजिस्टर की जाती हैं। अलग अलग महिलाएं निकलकर सामने आने लगीं, सेम उसी टीसीएस के बीपीओ के अंदर से, जिन्होंने यही कहा। और वो सारी महिलाएं 18 से 25 साल की उम्र के बीच में थी। सारी की सारी हाल ही में उन्होंने उसी समय पर ज्वाइन किया था जब इस महिला ने ज्वाइन किया है। उन्होंने सब ने यही कहा कि सेक्सुअल हरेसमेंट की उनकी कंप्लेंट्स थी, रिलीजियस प्रेशर की उनकी कंप्लेंट्स थी, दबाव बनाने की उनकी कंप्लेंट्स थी। 26 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2026 तक 9 एफआईआर रजिस्टर की जाती हैं देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन के अंदर और मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के अंदर। इन सब में, इन सारी 9 एफआईआर में से 6 ऐसी थी जिसमें इन्फ्लुएंसिंग रिलीजन का जो सेक्शन है वो लगाया गया। ये कहा गया कि यहाँ पे धर्म बदलने के लिए, कन्वर्जन के लिए ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही थी। इन सब एफआईआर में सिमिलर कंटेंट है। महिलाओं ने ये आरोप लगाए हैं कि पर्सनल कमेंट करना हमारी मैरिड लाइफ्स के ऊपर, इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच करना महिलाओं को, ऑब्सीन एडवांसेस लेना, डबल मीनिंग कमेंट करना, डबल मीनिंग बातें करना, और साथ ही साथ अगर हम उनकी कहे मुताबिक काम ना करें, जो भी वो चीज़ें करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से हमारे ऊपर वर्कलोड, वर्क प्रेशर जो था उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता था। ये सब बातें सामने आती हैं। पुलिस ने इसके बाद करीबन इन 8 दिनों में 8 अक्यूज़ को गिरफ़्तार किया है। 6 आदमी हैं, 2 महिलाएं हैं, गिरफ़्तार कर लिया गया। एफआईआर रजिस्टर की जाती है मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के अंदर 2 अप्रैल को। जो उस एफआईआर के बारे में बताया जाता है और अब ये जो आपको चीज़ें बता रहे हैं वो सब एफआईआर में लिखी हुई हैं, जो आरोप लगाए गए हैं विक्टिम्स के द्वारा। ये कहा जा रहा है, विक्टिम ने बताया पुलिस को कि 2023 मई से, ये दूसरी विक्टिम है जो हम आपको जिसका ये केस बता रहे हैं 2 अप्रैल को जिसने एफआईआर रजिस्टर कराई, वो कहती है कि मई 2023 से 19 मार्च 2026 तक यहाँ पे जो अक्यूज़ड है रज़ा मेमन जो था, वो यहाँ पे टीम लीडर की तरह काम कर रहा था और उसने यहाँ गलत तरीके से देखा है इस पूरे समय में उस महिला को, जो ये एफआईआर यहाँ पे जिसने रजिस्टर कराई है। तो विक्टिम कहती है कि बुरी तरह से गलत निगाह से देखता था, जिससे उसे अशेम्ड फील होता था, गलत तरीके से टच करता था। दूसरी चीज़, उसके पर्सनल मैरिटल लाइफ में दखल देता था, उसके जो शादी है उसकी गलत बातें करता था और इंटेंशन उसके इस तरह के थे जिससे कि वो एक अफेयर उसके साथ चला सके उस महिला के साथ। सिमिलरली एक और एक्यूज़ का नाम सामने आता है शाहरुख कुरैशी। बताया यह जाता है कि उसने महिला के साथ गलत तरीके से उसे देखना, गलत तरीके से उससे बात करना, ये सब स्टार्ट किया और इन सब चीज़ों ने महिला को बहुत एम्बेरस किया इतने साल तक। इसके अलावा एक और कंप्लेंट सामने आती है जिसमें विक्टिम ये कहती हैं कि जो सारी कंप्लेंट्स थी हमने बताई हेड ऑफिसर को यहाँ के, जिसका नाम है अश्विनी।
उसको भी बताया गया, लेकिन उसने कोई भी कॉग्निजेंस इन सबका नहीं लिया। मॉलेस्टेशन की कंप्लेंट उसके पास जाती रही, फिर भी ना निदा खान ने ना इस शख्स ने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, और इसके बाद ये चीज़ें जो थी, मामला जो था वो आगे बढ़ता गया। एक और एफआईआर है दोस्तों, जिसमें एक और विक्टिम है। उसने ये सामने आके बताया कि 2022 से 2026 फरवरी के महीने के बीच में सफ़ी शेख जो है, उसने गलत तरीके से इस महिला को देखा, उसके चेस्ट की तरफ देखता था ड्यूरिंग मीटिंग्स के दौरान में ये सब चीज़ें ये कर रहे थे, और उसके बाद ऑकवर्ड तरीके से स्माइल करता था। तो आप सोचिए, ये बोलने में बड़ा अजीब लगता है ये सब चीज़ें, यहाँ जब महिलाओं के साथ हुआ है तो उनके साथ में किस तरह से एम्बेरसमेंट उन्हें हुआ होगा, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। एक और आरोप लगाया जा रहा है कि तौसीफ जो था, उसने शेमफुल रिमार्क्स एक महिला के ऊपर ये इस दौरान में लगातार वो देता था, अपने गलत बातें करता था, क्योंकि उस महिला की जो मैरिड लाइफ थी उसके बाद उसे जो बच्चे थे वो नहीं थे, तो इस वजह से उसके इस तरह की उसकी पर्सनल चीज़ों के ऊपर शेमफुल रिमार्क्स वो यहाँ पे लगातार देता था, और ऐसे बिहेव करता था जैसे कि वो सेक्सुअल रिलेशंस की तरफ इंटेंड कर रहा है, उसको आगे बढ़ाना चाह रहा है। ये बातें बताई गई, और इसके अलावा एक और एफआईआर जो है उसमें भी ये बात सामने आती है कि विक्टिम ने ये कहा है कि सितंबर 2024 से लेकर फरवरी 2026 के बीच में आसिफ अंसारी और शफ़ी शेख जो हैं, उसने ऑब्सीन कमेंट्स करना लगातार जारी रखे उस महिला की बॉडी के ऊपर, साथ ही साथ डेलिबरेटली गलत जगह पे उसे टच किया, कभी उसके फीट पर कभी चेस्ट पर टच किया करता था। बहुत एम्बेरसमेंट फील होता था उस महिला को यहाँ पे। तौसीफ अख्तर जो है, उसने उसके रिलीजियस सेंटिमेंट को भी हर्ट किया इस महिला के, जो एक और एफआईआर जो हुई है यहाँ पे, और ये कहा गया कि बहुत ही ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स जो थे हिंदू देवी देवताओं के लिए यहाँ पे तौसीफ अख्तर के द्वारा दिए जाते थे। तो अब जब ये एफआईआर सामने आई सारी, मीडिया में ये केस आया तो फैलना शुरू हुआ, दुनिया भर को पता चलना शुरू हुआ, देश को पता चलना शुरू हुआ, और उसके बाद देश सन्न था कि आखिर कैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें चल रही थी। कई लोगों ने टीसीएस के ऊपर आरोप लगाने शुरू किए, कईयों ने कुछ धार्मिक अलग बातें करनी शुरू की, लेकिन ये जो केस था बढ़ते बढ़ते इस तरह का बन गया कि इसने पॉलिटिकल रिएक्शंस भी जुटाना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए, कई लोगों ने क्लेम किया कि ये ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्जन का केस हो सकता है, इसमें आगे जांच होनी चाहिए, पुलिस को आगे बहुत बेहतरी से जांच करनी चाहिए, एसआईटी बनानी चाहिए। ये सब चीज़ें की गई और ये आगे चल भी रही हैं, पुलिस प्रॉपर्ली अपना काम यहाँ पे कर रही है। ये बताया गया इसमें मेन चीज़ कि एक जो एक्यूज़ है उसने एक रिलीजियस विजिट पर वो गया था, उसके बाद ही उसने ये सारी चीज़ें करनी शुरू की कि दूसरे को अपने रिलीजन के लिए उकसाना शुरू किया, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ये जांच का बिल्कुल विषय है कि कहीं इसमें कोई एक्सटर्नल फंडिंग तो नहीं है, कहीं कोई ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्जन एक्टिविटी तो यहाँ पे नहीं चल रही थी, कोई नेक्सस तो नहीं चल रहा था। ये सब जांच होगी तब पता चलेगा, कई नए खुलासे इसमें होंगे। खैर, टीसीएस का इस पूरे केस पर क्या कहना है? टीसीएस ने इन सभी एम्प्लॉयज़ को जिनका नाम इस केस में आया उन्हें सस्पेंड कर दिया है, उन्हें निकाल दिया गया है। टीसीएस ने कहा है कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स हैरेसमेंट और इसको हम बरकरार रखेंगे। लॉयर जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। लॉयर्स जो हैं इन अरेस्टेड अक्यूज़ के, जिन्हें आरोपी बनाया गया है, उनके लॉयर जो हैं, लॉयर बाबा सैयद, एक लॉयर का नाम आता है, वो ये बताते हैं कि वो दरअसल रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन 6 में से 4 एक्यूज़ को। उनका कहना है कि ये जो एलिगेशन हैं वो गलत हैं, क्योंकि ईद के दौरान में उनके भी कई सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो कि घर पे आते हैं, मुस्लिम कपड़े पहनकर आते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कन्वर्ट होना चाह रहे हैं या वो उन्हें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने कहा है कि गलत कमेंट किए हैं हिंदू धर्म के ऊपर विक्टिम्स के। यहाँ पे अगर कोई डिस्कशन होता है तो उसमें हर तरह की बातें की जाती हैं। ये वो जो लॉयर हैं उनका कहना है कि कोई भी डिस्कशन होता है तो उसमें अगर वो उसमें रिलीजन इन्वॉल्व है उस डिस्कशन में, तो उसमें हर तरह की बातें की जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो इंटेंशन है वो इन्फ्लुएंस करने का हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके द्वारा भी बताई यहाँ पे जा रही हैं। खैर, सोशल मीडिया पर जब ये केस सामने आ चुका है तो यहाँ पे कई सारी डिबेट्स तो चली रही हैं। कई लोग अलग अलग कंपनीज़ के अंदर इस तरह के माहौल की बातें कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। कितनी क्रेडिबिलिटी है वो जांच करने पर पता चलेगा। लेकिन इस बीच में एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और इस पर न्यूज़ भी छपी, कई सारे रिपोर्ट्स पब्लिश हुई। एक लॉयर, आशुतोष दुबे नाम के एक लॉयर, वो एक क्लेम करते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर भी वो पूरा एक मैसेज जो है वो दिख रहा होगा। वो एक क्लेम करते हैं कि उनके पास एक मैसेज आया है और इस मैसेज में टेक महिंद्रा जो कंपनी के एम्प्लॉय है उसने मैसेज किया है। उसका कहना है कि गोरेगांव मुंबई के अंदर जो कैंपस है टेक महिंद्रा का, यहाँ पे भी वो जो बीपीओ है, जो भी वो कैंपस है, उसमें आरोप लगाए गए हैं इस महिला के द्वारा कि बाइस्ड हायरिंग प्रोसेस है। कई सारे मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है। कंपनी के अंदर बाइस्ड जो हायरिंग प्रोसेस है वो चल रहा है और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे चल रहा है उनके साथ में। अब ये क्लेम कितने ज़्यादा सही हैं, कितने गलत हैं, क्या है इसका पूरा मामला, ये भी जांच का विषय है, वेरीफाई करने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात सही है कि नासिक टीसीएस केस ने
अलर्ट पर ला दिया है पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को। ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर बातें हो रही हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कई सारे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर 4 साल करीबन आप देखिए 2022-23 से ये केस जो था उस महिला के साथ में शुरू हुआ, 2026 में आके बात सामने आई सारी, जब दानिश ने ये कह दिया कि वो शादी नहीं करेगा उस महिला से, और उस महिला को ये पता चल गया कि दानिश पहले से शादीशुदा है। लेकिन इस बीच में अगर कभी भी ये सारी चीज़ें पहले उठा दी जाती तो ये बातें इतनी आगे नहीं बढ़ती और इसको पहले ही क्रैकडाउन कर लिया जाता। आपसे अपील है कि अगर किसी के भी साथ कोई भी गलत तरीके की चीज़ें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, इस तरह से किसी भी कहीं आप फंसने का एक आपको फील आ रहा है कि आप बिल्कुल फंसते जा रहे हैं ऐसी चीज़ों में, बताइए, सामने उठकर आइए। आप इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी की नज़र पड़ेगी, हमारी नज़र पड़ेगी, क्या पता कि हम ही आपकी जो बात है वो एक अच्छी अथॉरिटी तक ले जा सकें, वहाँ तक उन्हें बता सकें जो आपके साथ में अगर गलत हो रहा है तो इसलिए आवाज़ अपनी उठाया कीजिए। आवाज़ उठाएंगे तभी आपको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। और ये सारे एपिसोड्स जो हैं ये देखा कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि दुनिया में आखिर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, आपको किस तरह से सतर्क रहना है। इसलिए आपके लिए सारे एपिसोड्स बनाए जाते हैं दोस्तों। तो अब अगले एपिसोड में मिलेंगे। इस वीडियो के और इस टॉपिक के केस के बारे में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपका कमेंट सेक्शन है, जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। और अब अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।